मुझे उसका प्रॉपर्टी घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अभी 58 साल या 60 साल में पूरा जीवन अपना है वो अपन जी लेते हैं। जो भी तमन्ना है, जो इच्छा है वो पूरी कर लेते हैं। तो और कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। अच्छा। कुछ करना चाहिए, कुछ भौतिक मटेरियलिस्टिक जो बातें हैं उसमें अपना मन लगा के उसकी पूर्ति के लिए कुछ दौड़ धूप करें, ऐसा कुछ तमन्ना नहीं थी। तो इसलिए मैं वो पूरा का पूरा जो पैसा है ये विहार के माध्यम से ये गांव के लिए मैंने ये दान दिया। शादी मैं करूँगा तो ऐसी लड़की से करूँगा कि जो रजिस्टर मैरिज के लिए तैयार हो, और जो शादी का जो खर्चा है वो समाज को दान दे। हमारी शादी वहाँ वो स्टेज पर जाहिर सभा के स्टेज पर वो हो गई थी। कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, कोई हल्दी नहीं थी, कोई बैंड नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे माँ गुजर जाने के बाद, मरने के बाद उनका जो गहना था सोने के माध्यम से मेरे पास रहना था, तो 9 से 10 तोला ग्राम, अच्छा 9 से 10 ग्राम था। तो उनको बुला के उनके हाथ से उनको दान में दे दिया। आइडियल समाज जो सपना था हमारे बाबा साहब का, वो समाज के निर्मित है, उसके ऊपर काम करना ये स्कूल के माध्यम से पॉसिबल है, कम कर सकते हैं। ये लेके ये मन में एक उद्देश्य लेके वो स्कूल की स्थापना यही एरिया में जो मेरा जन्म गांव या जन्म तालुका था, यही एरिया में मैंने वो किया। अभी हम स्कूल के माध्यम से हमारी शुरुआत ही जय भीम और नमो बुद्धाय से होती है। जो कोई हमारे संपर्क में आता है, स्कूल में आता है, या हम उन दूसरों के संपर्क में जाते हैं, या स्कूल का स्टाफ जब पहली बार एक दूसरे को मिलता है तो एक दूसरे को अभिवादन जय भीम और नमो बुद्धाय से ही करता है। भगवान बुद्ध ने बताई 10 पारमिताओं में दान पारमिता सबसे पहले आती है। दान का अर्थ उदारतापूर्ण दान देना होता है। दूसरों के हित के लिए अपना स्वत्व छोड़ना दान है। जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सब को पूरा करने के बाद वह बुद्ध बन जाता है। पारमिताएं नैतिक मूल्य होती है जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। त्याग को भी दान माना जाता है। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व यश के लिए दिया गया दान दान नहीं होता। बुद्ध काल में अनेक उपासक उपासिकाओं के कुशल चित्त से जो दान दिया गया, जिसकी वजह से वे इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। लेकिन आज के वर्तमान समय में अनेक उपासक हैं जो समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, इन सब के साथ, जिनमें हमेशा देने की वृत्ति होती है। ऐसे ही एक सर्वश्रेष्ठ उपासक है इंजीनियर महेंद्र बारसागड़े। इंजीनियर महेंद्र बारसागड़े भंडारा जिले के लाखांदुर तहसील के भागड़ी इस गांव से आते हैं। वे ऐसे सर्वांगीण प्रतिभा के धनी हैं जिन्हें बचपन से ही हमेशा देने की आदत रही है। महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट लोगों की शादी में एक विशेष बात है, वधू और वर दोनों तरफ आधा आधा खर्चा करना पड़ता है शादी में। महेंद्र जी ने सार्वजनिक तौर पर शादी कर अपना और वाइफ का शादी का खर्च मुंबई के उल्लासनगर के मैत्रेय बुद्ध विहार तथा कुछ संस्थाओं को दान दे दिया। यहाँ उनके प्रयासों से लाइब्रेरी तथा बच्चों को पढ़ाई के लिए अभ्यासिका भी शुरू की गई। उन्होंने अपनी मां के गहने नांदेड़ के अंबेडकरवादी मिशन को दान दे दिए। ये मिशन बच्चों को IAS IPS बनाने का मिशन चलाता है। महाराष्ट्र सरकार के एनजी विभाग के डिप्टी इंजीनियर के पद से रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट में मिले 50 लाख रुपए उन्होंने बुद्ध विहार के निर्माण के लिए दान दे दिए। ये विहार हमेशा एक्टिव रहता है। साल भर यहाँ बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज चलती रहती है। इंजीनियर महेंद्र बारसागड़े की अर्धांगिनी श्रीमती नंदा बारसागड़े भिवंडी के BNN महाविद्यालय में सीनियर ग्रंथपाल हैं। उन्हें राजस्थान चूरू के OPGS यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट प्रदान की है। ये दोनों पति पत्नी समाज के लिए आदर्श हैं,
जितना त्याग महेंद्र जी ने किया है, उतना ही त्याग नंदा जी का भी है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लाखांदूर में है। लाखांदूर का भागड़ी ये एक गांव है। इस गांव की विशेषता ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो पुत्र थे, सूर्यपुत्र भाई साहब अम्बेडकर, वो इस गांव में आए थे। बारसागड़े जी, महेंद्र बारसागड़े जी हमारे बीच में हैं। उनके पिताजी उस वक्त यहाँ पे एक्टिविस्ट थे, तो उनके माध्यम से वो इस गांव में आए थे। और महेंद्र बारसागड़े जी के पिताजी, बाबा साहब ने जब नागपुर में धम्म दीक्षा दी थी, तब वो वहाँ पर प्रेजेंट भी थे। और उस धम्म दीक्षा का असर ये था कि अ, इस गांव में आने के बाद में सारी देवी देवताएं घर से हट गई और बाबा साहेब और बुद्ध की प्रतिमाएं घर में आई, और वो विचार और संस्कार भी घर में आए। और उन विचारों का, संस्कारों का परिणाम इतना था कि ये जो बारसागड़े फैमिली है, इस बारसागड़े फैमिली का बहुत बड़ा योगदान इस सारे समूचे आंदोलन को है। और हमारे साथ महेंद्र बारसागड़े जी है, जो एक दानशूर व्यक्ति है, जो एक विचारक है, जिनके मन में कुछ आइडियाज़ है, संकल्पनाएं हैं, और इस माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके फुले शाहू अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का जो सम्यक मार्ग है, उस पर चलने के लिए लोगों को वो प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। सर ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कार्य है उसके बारे में बताऊंगा कि जैसे कि जनरली ये होता है कि लोग अपने रिटायरमेंट का पैसे से नया घर बनाते हैं, कोई फॉरेन जाता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन सर का एक विशेषता ये है कि रिटायरमेंट के पैसे से उन्होंने ये बुद्ध विहार बनाया। सारी ये जो बुद्ध विहार आपको दिख रहा है, ये ज़मीन दान देकर ये बुद्ध विहार उन्होंने बनवाया। इसके साथ साथ और उनके जीवन में कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपके ऊपर संस्कार आए, आपको एक विचारक के रूप में, एक दानशूर व्यक्ति के रूप में, एक थिंकर के रूप में लोग जानते हैं, एक ऐसा व्यक्तिमत्व के रूप में जानते हैं कि जो लोगों को हमेशा फुले शाहू अम्बेडकर आंदोलन के विचार देता है, बुद्ध के विचारों को आप लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रेरणा ये आई, ये जो इंस्पिरेशन आया, वो कैसे आया? सबसे पहले आप सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। आपके माध्यम से मैं अपने विचार कि जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के संस्कार से आए हैं और उनके विचारों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो भागड़ी जो गांव है, ये मेरा जन्म गांव है, और ये गांव से मेरा भावनात्मक जो अटैचमेंट बोलते हैं वो है। और सब जगह मैं देखता हूँ कि देहातों में से जो शहर में जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, वो वापस नहीं आते, वही रहते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जो पीछे रह गए हैं देहात में, कि जिन्होंने रिजर्वेशन का या अम्बेडकरी आंदोलन का कोई लाभ न लेकर देहातों में ही है, तो उनके लिए या उनके कल्याण के लिए कोई कुछ करता नज़र नहीं आ रहा था। और ये मैं देख रहा था, इसलिए मैं निश्चय लिया, मेरा पूरा जो सर्विस है, सेवा है, वो मुंबई में गई। अभी भी मेरा परिवार मुंबई में ही रहता है, लेकिन मैं बराबर हर साल में एक बार मेरे गांव में आते रहता था। अभी जो ये बुद्ध विहार, धम्म ज्योति बुद्ध विहार बन गया है, तब ये जगह खुली थी। और मेरे बचपन से, मेरे जन्म से ही मैं ये देखता था, ये जगह वैसी ही खुली है। जब मैं 58 साल का हुआ, 58 साल का रिटायरमेंट हुआ, तभी ये जगह खुली थी। और इसके ऊपर कुछ करना ये लोगों की बस की बात नहीं थी। और राजकीय आंदोलन में लोगों की रुचि ज़्यादा थी। सही बात है। उसमें जो उदयोन्मुख जो लोग थे, तरुण लोग थे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और ये बाबा साहब की जो बेसिक जो ये आंदोलन था, जो धम्म आंदोलन आप बोल सकते हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता था। और ये धम्म आंदोलन, जिसको धम्म क्रांति भी हम बोल सकते हैं, वो क्रांति का जो एक यूनिट है, घटक है,
वो बुद्ध विहार है, सही बात है। बुद्ध विहार है। और ये उसके ऊपर कोई काम नहीं करता था। जो छोटे इधर उधर हम जो देख रहे थे, ये छोटे छोटे विहार थे और उसके माध्यम से कोई काम नहीं होता था। वो एक कार्यकर्ता की एक क्या बोलते हैं मोनोपोली जैसा वो हो रहे थे। तो इसके बारे में मैं सोच करके ये मेरे जन्म गांव में ये लोगों के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के सर्वांगीण प्रगति के लिए, खाना तो वो खाते ही रहते हैं, जी बिल्कुल। देहात में सुबह काम पर जाना, खेतों में जाना, मजदूरी करना, खाना खाना और सो जाना, ये तो वो यही करते ही है। जीवन कर रहे हैं। जीवन का उसका जो ये आयाम है ये तो होता ही रहता है। लेकिन उसका इसके ऊपर चल के उसका जो सर्वांगीण जो प्रगति का जो विचार था वो मैं ये समझता था वो विहार में ही है, बिल्कुल। बाबा साहब के विचार में ही है। और उसके लिए मैं कुछ करूं। और वो रिटायरमेंट होने के बाद मुझे जो 35-40 लाख रुपया मुझे मिला, तो मैं पहला ये डिसीजन लिया कि इसका कोई मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेने का है। अच्छा, हम्म, तो आपके क्यों? घर वाले आपके साथ में थे? यस। क्योंकि कल्याण में मुझे रहने के लिए घर था, उल्लासनगर में एक झोपड़ा वजा घर था, कच्चा घर था, अभी भी है। तो मुझे घर की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो सफिशिएंट था। इधर जो मेरा जन्म गांव है भागड़ी, इसमें वडीलोपार्जित कुछ खेती भी है। घर का जो जगह बोलते हैं ना, घर तो अभी गिर गया है लेकिन जगह अभी भी है। तो वापस मुझे उसका प्रॉपर्टी घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अभी 58 साल या 60 साल में पूरा जीवन अपना है वो अपन जी लेते हैं। जो भी तमन्ना है, जो इच्छा है वो पूरी कर लेते हैं। तो और कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। अच्छा, कुछ करना चाहिए, कुछ भौतिक मटेरियलिस्टिक जो बातें हैं उसमें अपना मन लगा के उसकी पूर्ति के लिए कुछ दौड़ धूप करें, ऐसा कुछ तमन्ना नहीं थी। तो इसलिए मैं वो पूरा का पूरा जो पैसा है ये विहार के माध्यम से ये गांव के लिए मैंने ये दान दे दिया। जी, ये पूरा का पूरा पैसा जो है, जो भी 35-40 लाख उस वक्त उनको रिटायरमेंट का मिला, ये पैसा उन्होंने बिहार के लिए दान दिया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इस तरह की सोच डेवलप करना, इस तरह की सोच विकसित करना और अपने परिवार को कंसेंट में लेके इतना बड़ा दान देना, ये अपने आप में आप बहुत ही कुशल कर्म आपने किए होंगे। और इस कुशल कर्म का ही परिणाम है कि आपके हाथ से सबसे बड़ा कुशल कर्म हो रहा है कि बिहार को, जैसा आपने कहा कि संस्कार केंद्र होते हैं और संस्कार देने का भी काम इस बिहार के माध्यम से करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये जो दानशीलता आपके अंदर में थी, ये बहुत पहले से भी थी, बचपन से भी थी। जैसा कि आप जॉब को पहली बार लगे और 21 साल में आपको पहली बार जॉब लगा, और जब आपको उस समय 550 रुपये समथिंग कुछ मिले थे, 840 रुपये 840 रुपये आपको मिले थे पहले जॉब में, 21 साल तब की, मेरे ख्याल से ये 1982 की बात है। तो वो 840 रुपये और 500 रुपये आपके दोस्तों से कुछ आपने कलेक्ट किया और वो आपने इस जगह पे बाबा साहब का स्टैचू लगाने के लिए दिया था। यस। वो पहली बार आपके मन में वो दानशीलता कैसे क्या आपके मन में आई? पहले से जो मेरी रुचि थी वो धम्मा में थी। धम्मा का जो सूत्र है, आचरण करने का जो सूत्र है, वो दान से ही शुरू होता है। यस, दान, परमिता दान परमिता ही है। दान, शील और भावना, ये जो सूत्र है वो धम्म आचरण का सूत्र है। और पहले से धम्म में रुचि होने के नाते उसके बारे में कुछ टेक्स्ट पढ़ा था, बुद्धयान हिज धम्म पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ा था। अच्छा। हाँ, तो वो भावना मेरे मन में थी। और मैं जब मुंबई में 1982 साल में नौकरी के लिए गया, तब उसके 2-4 साल पहले गांव में मेरा आना जाना बराबर था, छुट्टियों में आना वगैरह। तब ये गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लाके रख दिए थी। अच्छा। बना के, नागपुर से बना के, जो संतोष आर्ट है ना, जो दीक्षा भूमि पर बनाया वो, उससे। और वो बॉक्स में वो जैसी की तैसी खड़ी थी। अच्छा। लेकिन वो लाया, वो किसी ने दान दिया, लेकिन वो उसको चौराहे में खड़ा करने का जो
खर्चा था वो कोई कर वो नहीं पा रहा गांव था। वाले उठाने के लिए काबिल नहीं थे, हम्म, उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी, हम्म, और दान भी कुछ नहीं मिलता था। हम्म, तब दान, ये तो देहातों में लोगों में ये भावना तभी नहीं थी, अभी भी नहीं है। वर्गनी बोलते थे तब। वर्गनी, सही बात है, हाँ। हाँ, वर्गनी बोलते थे। कलेक्शन। हाँ, तो गांव में राजकीय जो ये था वर्चस्व तो ज़्यादा था, हम्म, तो इसलिए वो जो बाबा साहब की प्रतिमा थी वो बॉक्स में ही मैं देखता था, 3-4 साल से वो बॉक्स में थी। तो जब मैं गया ज्वाइन किया नौकरी, तो वो पहला काम वो किया मैं कि मेरा पहला पगार और ऑफिस में जो ये हुई थी पहचान हुई थी मित्रों से, तो कुछ 100-100 रुपये लेके अच्छा। 8-10 लोगों से हाँ। ऐसा कुछ मैं 2 या 2,500 रुपया तब अच्छा। 82 साल यानी 35 साल पहले के 2,500 पहले कहती है। अच्छा। इधर भेजा मैंने। अच्छा। और तभी वो प्रतिमा का जो अनावरण है, हाँ। अनावरण यहाँ हो सका। अच्छा। और माननीय श्याम खोबरागड़े साहब अच्छा, वो आए थे। वो आए थे और उनके हाथ से वो उसका अनावरण हो गया था। हाँ। तो ये दानशीलता आप में शुरू से थी और आपने इस गांव के रेस गांव के लोगों के लिए काफी कुछ करने का प्रयास भी किया, लेकिन आप जब मुंबई में थे, गांव से दूर थे, तो मुंबई और आसपास, कोकण और आसपास में भी आपने काफी एक्टिविज्म किया, काफी लोगों से मिलते रहे, निरंतर संपर्क में रहे और काफी कुछ आंदोलन के कार्य किए, उसके बारे में जरा बताइए। हम्म। जब 82 में मैं गया, हम्म, मुंबई में गया, तो उल्लासनगर में बहुत पहचान के लोग थे, हाँ। इसलिए मैं उल्लासनगर में किसी रिलेटिव के पास गया, हाँ। शुरू में गया, आसरा लिया उनका, 1-2 महीने उनके साथ रहा। हम्म, तो उल्लासनगर जो ये शहर है 4 नंबर जो बोलते हैं, हम्म, वो अम्बेडकरी आंदोलन का गढ़ था उस हाँ। समय, गुट था। अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन विदर्भ के 90% लोग जो मुंबई में जाते थे नौकरी के लिए, वो सब के सब उल्लासनगर में रहते थे। और पहले से गए हुए जो लोग थे वो आसानी से वो मदद करते थे रूम दिलवाने में, या और कोई जो मदद है वो करते थे। हाँ। इसलिए मैं भी उल्लासनगर में गया, हाँ। और वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आम्बेडकरी आंदोलन का गढ़ था, साहित्य सम्मेलन होता था, कोई वैचारिक संगोष्ठी होती थी, जयंती होती थी, और उसमें मैं भाग लेता था। और तो आपने वहाँ पे मैत्रेय बुद्ध विहार का भी निर्माण करवाया वहाँ पे उल्लासनगर में। तो उल्लासनगर में कुर्ला कैंप साइड में 4 नंबर में एक झोपड़पट्टी में मैं रहता था, समता नगर करके। अच्छा। वहाँ वो तो झोपड़पट्टी थी, कोई नागरिक सुविधा उसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ये नगर बसाया था, हाँ। तब वो जगह विहार के लिए कुछ जगह थी, और अच्छा। एक छोटा सा विहार था, हाँ। छोटा सा विहार था। और जब मैं गया तो उसकी हालत देखा तो बहुत बुरी हालत थी, दरवाज़ा नहीं था, जालियाँ नहीं थी, और लोग सिर्फ 14 अप्रैल को वहाँ इकट्ठे होते थे, और 6 दिसंबर को इकट्ठे होते थे, बाकी कोई उसके ऊपर ख्याल नहीं देता था। और जब इलेक्शन आता था ना, कोई भी इलेक्शन आता था, महानगर पालिका है या असेंबली इलेक्शन है या कोई भी इलेक्शन है, तो वहाँ के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, बस्ती के कार्यकर्ता थे, वो लोगों से, राजकीय पार्टी के लोगों से पैसा लेते थे कि ये बिहार बनाने का है, हमको पैसा दे दो, इसमें ईंट दे दो, इसमें सीमेंट दे दो, और ऐसा वो उनका चल रहा था। तो ये 4-5 साल से मैं वो देख रहा था, और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता था। तो मैं काम करता था, इधर उधर पहचान हो गई, ये सब हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि शादी मैं करूँगा तो ऐसी लड़की से करूँगा कि जो रजिस्टर मैरिज के लिए तैयार हो, और जो शादी का जो खर्चा है वो समाज को दान दे।
तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आ गई। अच्छा कोई शादी जल्दी नहीं हुई आपकी इसके हाँ, कारण? शादी जल्दी नहीं हुई थी। कोई लड़के वाले तैयार नहीं होते थे। हाँ। वो बोलते थे कोई बोलते थे हमारे घर की पहली शादी है ये, हाँ, तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ, हमें अपने जो रिलेटिव है वो क्या कहेंगे। हम्म। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी होने के बावजूद वो आपको लड़की इंजीनियर मिलती होने नहीं के थी, बावजूद इंजीनियर होने के बावजूद। हाँ, तो ऐसा मुझे अनुभव आ रहा था। हाँ, जब दूसरे के भाई शादी ब्याह में जाता था, हम्म, तो कोई भंती जी वहाँ आते थे शादी लगाने के लिए। तो शादी लगाने के बाद जब वो दान मांगते थे, तो उसको भंती जी को दान नहीं देते थे, हाँ, आना जाने का खर्चा भी नहीं देते थे। हम्म, हाँ, और उसको क्या बोलते थे, भंते जी के साथ में अच्छे से पेश नहीं आते। पेश नहीं आते थे। संस्कार नहीं थे तब। हाँ, पेश नहीं आते थे। पर मुझे लग रहा था कि अपने धर्मगुरु है, यहाँ आते हैं, अपना काम निकलने के बाद लोग कैसा बर्ताव करते हैं, ये उचित नहीं है, सही बात है। उचित नहीं है। और ये मैं हर एक शादी ब्याह में मैं ये सब देखता था। तो मैं ये किया कि मैं पैसा बचाने के लिए मैं रजिस्टर मैरिज नहीं करूँगा। अच्छा, तो समाज का कोई काम हो, समाज के वो पैसा समाज के काम आए, राइट, समाज के काम आए। वो बचा के कोई बर्तन लेने का या कोई घरेलू कोई सामान लेने का, उसके लिए वैसा नहीं करने का। तो वो पैसा समाज के काम आए, अम्बेडकरी आंदोलन के काम आए, ये सोच के मैं रजिस्टर मैरिज की ये बात करता था। और उसके ऊपर मैं अडिग रहता था। तो 40 साल तक मुझे वेट करना पड़ा। तो वो मिल गई फिर, वो अच्छा। भोपाल में काम करती थी। अच्छा, भोपाल जाना पड़ा आपको? हाँ, तो एक नवभारत टाइम्स कोई एक अखबार था, हाँ, अखबार नवभारत टाइम्स, तो वो महाराष्ट्र में भी पढ़ा जाता है भोपाल में और भी, एमपी में भी पढ़ा जाता हाँ, है। तो उसमें उसकी एडवर्टाइज आ गई अच्छा, शादी की। हाँ, तो एज में वो बैठती थी हम्म, और एजुकेशन में अच्छा था, अच्छी नौकरी थी वहाँ। तो मैं उसको रिप्लाई दे दिया, अच्छा, तो वो तैयार हो गई। अच्छा, ओके, ओके, तैयार हो गई। तो ये 28 अप्रैल की बात है, 28 अप्रैल। हाँ, और मैं वहाँ जो काम करता था, सामाजिक या धार्मिक काम करता था उल्लासनगर में, हाँ, तो मेरे अध्यक्षता में वहाँ बुद्ध जयंती का प्रोग्राम हमने 6 मई को हाँ, वहाँ रखा था, अच्छा। उल्लासनगर में। हाँ, कब का साल था वो? वो 2001 था। हाँ, तो वो कार्यक्रम रखा था। तो वो लोग भोपाल से अपने बहन के साथ में उल्लासनगर आई मुझे देखने के लिए। अच्छा, और वहाँ एक दूसरे को पसंद किया। बाद में मैं बोला 6 तारीख को इधर कार्यक्रम है, सब स्टेज है, मैं मेहमान को ये किया है, इनविटेशन कार्ड वगैरह दिया गया है, तो वही स्टेज पर अपने को शादी करने का है। अच्छा, तो वो तैयार हो गई। अच्छा, तो 28 तारीख को ये हो गया हाँ, और 6 तारीख को ही था। तो हमको घर को ये क्या बोलते हैं, कलर करने का भी हमको टाइम नहीं मिला। इनविटेशन कार्ड बनाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, और कोई बात करने का किसी से, रिलेटिव से संदेशा भेजने के लिए कोई टाइम नहीं मिला। तब अभी जैसे मोबाइल नहीं थे, हाँ, लैंडलाइन थी, तो किसी के घर में नहीं होते, देहातों में तो बिल्कुल नहीं होते थे। हाँ, तो जिसको पॉसिबल था उसको मैसेज भेज दिया हाँ, और उसको बुलाया, 6 तारीख को शादी है। अच्छा, तो हमारे जो रिलेटिव थे वो उसमें ये समझ तक आ गए थे कि महेंद्र कोई शादी करने वाला नहीं है। हाँ, अभी 40 साल हो गए, वो शादी करने वाला नहीं है, वो समाज के लिए दान देते हैं। दान दे दिए उसको। तो उसको अचानक ये जो मैसेज मिला, तब बहुत आनंद भी हुआ, हाँ, आनंद भी हुआ और आश्चर्य भी लगा। हाँ, और जैसे पॉसिबल था वो लोग आ गए वहाँ, और हमारी शादी वहाँ वो स्टेज पर जाहिर सभा, हाँ, जाहिर सभा के स्टेज पर वो हो गई थी। हाँ, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था, हाँ, कोई हल्दी नहीं थी, कोई बैंड नहीं था, कुछ नहीं था। और उसी स्टेज पे आपने फिर वो अनाउंस किया कि ये जो शादी का खर्चा है वो बिहार को देता हूँ? हाँ, तो हमारी पहले ही बात हुई थी, दोनों अच्छा। के रिलेशन में, हाँ, बैठक में बात हुई थी।
तो उनका 1 लाख रुपया अच्छा। और मेरा 1 लाख रुपया, हाँ। ऐसा 2 लाख रुपया हमको समाज को देना था। अच्छा। तो उसमें से 1.5 लाख रुपए वहाँ का जो विहार था, हाँ। वो विहार के रिनोवेशन के लिए वो दे दिया। अच्छा। और जो 50,000 रुपये थे, हाँ। वो जो सामाजिक काम करने वाले जो संस्थाएं थी, अच्छा, ओके, उनको दे दिया आपने। हाँ, उनको किसी को 5,000, किसी को 10,000, जो भी, ऐसा हाँ। करके 8-10 वो संस्था को वो हमने वो दे दिया, ओके, ग्रेट दे ग्रेट। दिया। तो उससे वो 1.5 लाख रुपए से वो जो विहार था वहाँ का, वो पूरा डिमोलिश करके अच्छा। प्लिंथ तक या कालम तक वो काम आ गया आ था। गया आ गया था। बाद में प्रभाकर जी धाकड़े सर जो है अपने समाज के हाँ। प्रसिद्ध क्या गायक, बोलते हैं, हाँ। गायक थे। तो उनको बुला के हाँ। एक चैरिटी शो करके अच्छा। और पैसा जुटाया मैंने। हाँ। और मेरा पैसा और लगा के वहाँ और पैसा लगा के मैं 8 से 10 लाख रुपए खर्चा करके अच्छा। वहाँ बुद्ध विहार बनाया, हाँ। पूरा का पूरा नया। हाँ। और उसको मैत्रेय बुद्ध विहार ऐसा नाम दे नाम दे दिया, क्या बात। नाम दे दिया। और वहाँ थाईलैंड से मूर्ति मंगवा कर वहाँ स्थापित कर दिया। बहुत ही अच्छा, ये एक बहुत ही एक नेक काम आपने अपने जॉब में रहते हुए उल्लासनगर जैसे शहर में किया। ये भी एक बहुत ही पुण्य कर्म और एक कुशल कर्म जो है आपने किया। आपल्या लोकप्रिय चॅनल आवाज इंडियाच्या सर्व दर्शकांना माझा जय भीम नमो बुद्धाय। मी डॉक्टर सौ नंदा महेंद्र बारसागडे। माझे व महेंद्र बारसागडे यांचे लग्न मे 2001 मध्ये झाले। त्यावेळेस मी मध्य प्रदेश भोपाळ येथे नोकरीला होते। लग्न अगदी साध्या पद्धतीने कुठलेही पारंपरिक अंमलात न आणता आम्ही लग्न केले। बुद्ध जयंतीच्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आम्ही लग्न केले। आमच्या लग्नाच्या वेळेस लग्नपत्रिका, हळदी हा कुठल्याही पद्धती आम्ही केल्या नाही। आणि आमच्या लग्नावरती जो खर्च येणार होता तो जवळपास 2 लाख रुपये आम्ही समाजाला दान देत उल्हासनगर येथे मैत्रेय बुद्ध विहाराची निर्मिती केली। आणि या विहारामध्ये थायलंड इथून मूर्ती आणून बसवण्यात आली। सन 2017 मध्ये माझे मिस्टर इंजिनियर आयुष्यमान महेंद्र बारसागडे हे सेवानिवृत्त झाले। त्यांना जवळपास 50 लाख रुपये सेवानिवृत्तीचा फंड मिळाला। तेव्हा आम्ही ठरवले की या फंडामधून कोणतीही मालमत्ता खरेदी न करता आणि त्याचा उपयोग समाजासाठी करावा। कारण आमचे उल्हासनगर आणि कल्याण येथे घर होते आणि आम्हाला एकच मुलगी असल्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला। शिवाय मी प्राध्यापक पदावरती नोकरीला असल्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की हा खर्च आपण समाजाच्या साठी लावावा। म्हणून हा संपूर्ण फंड घेऊन आम्ही भागडी, माझ्या मिस्टरांचे नेटिव्ह प्लेस भागडी येथे, भागडी तहसील लाखांदूर येथे धम्मज्योती बुद्ध विहार निर्मिती केली। आणि आता हे विदर्भातील धम्म प्रशिक्षण केंद्र म्हणून उदयास येत आहे। साथ ही साथ जो आपने विहार तो बनवाया, संस्कार केंद्र भी बनवाया, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे जाते थे यहाँ से पढ़ने के लिए मुंबई में, तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं थी, तो आपने अपने घर में भी काफी बच्चों को रखा, Yes, काफी yes. सपोर्ट किया, काफी सहयोग किया। Yes, इसके बारे में जरा बताइए। यस। तो मेरे परिवार में 3 ही लोग थे। मेरी माँ थी, हाँ। वो तो वयस्कर हो गई थी, बूढ़ी हो हाँ। गई थी। वो मुझे कुछ कहने की या मुझे कुछ आदेश देने की वो उसमें वो नहीं थी, नहीं थी। तो मैं पूरा का पूरा मेरा समय सार्वजनिक काम के लिए, अम्बेडकरी आंदोलन के लिए मैं देता था। विशेषतः जो धार्मिक आंदोलन था या धार्मिक एक्टिविटीज थी उसमें ज्यादा आप involved थे। ज़्यादा मैं इन्वॉल्व था। तो मेरे माँ को लग रहा था कि मेरा बेटा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। अच्छे काम में अपना हाँ। समय दे रहा है, हाँ। या अच्छे लोगों के साथ में ही रहता है, हाँ। और अच्छे ही काम करता है। हाँ। तो मेरे से वो ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ। और किसी दूसरे के पास बोलती थी वो, उनको शादी करने के लिए बोलो। अच्छा। आपकी शादी हो गई और फिर जब आप उल्लासनगर में रहे, माँ के साथ रहे, और और उसके बाद भी और एक आपका इतना जो दिल था बड़ा है
कि जब माँ का देहांत हुआ उसके बाद में माँ के जितने भी सारे गहने थे वो आपने नांदेड़ के किसी संस्था को दे दिए। तो ये क्या कंसर्न माँ से आपने लिया था पहले? तो ये जो हमारा घर था उल्लासनगर में, हम तीन ही लोग थे। हाँ। घर काफ़ी बड़ा था अच्छा। और इधर से देहात में देहात से हमारे गांव की तरफ से या किसी पहचान के रिलेटिव के माध्यम से जो मुंबई में लोग आते थे, हाँ। कोई इंटरव्यू के लिए आता था, हाँ। कोई एग्जाम के लिए आता था, हाँ। या ज्वाइन होने के लिए आता था, तो पहले मेरे ही घर में आते थे। अच्छा, बराबर है। हाँ। कोई किसी से मेरा एड्रेस लेने का, हाँ। किसी से जो लैंडलाइन का वो नंबर लेने का। फ़ोन हाँ। नंबर लेने का, तो पहला उनका आधार था, वो मेरा घर ही था। बिल्कुल। उनके लिए मैं सेपरेट एक रूम बनाया था, अच्छा, घर में ही? घर में ही वाह। सेपरेट रूम बना था। तो उसमें ये 2-4 लोग रह सके ऐसा बेड रखा था, एक टेबल रखा था, फैन अच्छा। रखा था, हाँ। और टॉयलेट बाथरूम सेपरेटली सेपरेट बनाया था। बढ़िया। और वो वहाँ रहते थे, हाँ। और वो उनको बताता था कि आप इधर रहो, और जो इधर खाना बनता है हमारे लिए वो अपने हाथ से भी आप लेकर आप खा सकते हैं, अपना घर समझने का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करके 35 या 40 लोगों को मैंने वहाँ शुरू में आश्रय दिया। अच्छे नौकरी पर लगे, और अभी अपने जीवन में अच्छी तरह वो सेटल हो गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सर ने केवल विहारों का निर्माण तो नहीं किया, वो तो किया ही किया है, लेकिन साथ साथ में जो बच्चे ऐसे पढ़ने जाते थे उनको आश्रय दिया, अपने घर में सेपरेट एक रूम बना के उनके लिए खाना वाना सब कुछ दे दिया, और आज वो बच्चे 30-40 बच्चे जो है अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। जैसा कि मैंने नांदेड़ की जिक्र किया कि आपकी माँ के गहने आपने उस संस्था को दान दिए थे। यस, तो ये जो मेरा छोटा सा एक प्रयास था, हाँ। लोगों को आधार देने का, लोगों को हेल्प करने का, हाँ। नहीं क्या, तो यही काम का जो विस्तारीकरण था, यही काम का जो आगे का एक्सटेंशन था, वो नांदेड़ में आम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से आयुष्मान माननीय दीपक जी कदम सर, हाँ। जो तहसीलदार की नौकरी पर ज्वाइन होते हुए भी वो छोड़ के ये तहसीलदार की नौकरी छोड़ना बोले तो आसान बात नहीं है। हाँ। वो छोड़ के सैक्रिफाइस करके एक ये आम्बेडकरवादी मिशन का ये आंदोलन खड़ा किया नांदेड़ में। हाँ। तो लोगों को आम्बेडकरवादी बनाकर, आम्बेडकरवाद लोगों को पढ़ाकर बाद में उनको ऑफिसर बनाने का, यस, ऑफिसर बनाने का, कि वो आम्बेडकरी आंदोलन के लिए वो काम कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद थी। हाँ। और फैमिली के साथ में मैं वो देखने के लिए गया, वहाँ अच्छा। नांदेड़ में गया। हाँ। उनको मिला, उनसे बात की, और जब ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ कर रहा है, और मेरे जो ये था, क्या बोलते, सपना था, या मैं ये छोटा वो रूम के माध्यम से लोगों को जो हेल्प करता था, तो वही उसका विस्तारीकरण है। ये समझ के मैं मेरा ही काम वो सर कर रहे हैं नांदेड़ में, हाँ। मेरा ही काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। हाँ। तो इसलिए मैं मेरे माँ गुजर जाने के बाद, मरने के बाद, उनका जो गहना था सोने के माध्यम से मेरे पास रहना था, तो 9 से 10 तोला ग्राम, अच्छा। 9 से 10 ग्राम था। तो उनको बुला के, वहाँ के भंते जी थे, आनंद भंते जी, वो श्रीलंका गए थे, वहाँ धमाका काम कर रहे थे, उनको बुला के उनके हाथ से उनको दान में दे दिया। वाह, बहुत ही अच्छा। ये नेक काम जो भी लोग देख रहे हैं, आपने भी ये अपने जीवन में दान पारमिता का महत्व समझना चाहिए, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ अपना दान देना चाहिए। दान देने से कुछ घटता नहीं है, बल्कि आपके पास में अधिक आता है। तो दान देने की ये जो सर ने एक जो संकल्प लिया था, या फिर जो एक आदर्श है, इस आदर्श को आगे रखते हुए आपने भी दान देना चाहिए। सर, मैं जानना चाहता था कि जब आप इतना सर्विस में रहते हुए भी आपने काफ़ी काम किया है, विहारों को बनाया, लोगों को हेल्प की, बच्चों को पढ़ाया, उनकी शिक्षा के लिए हेल्प की, काफ़ी काम आपने किया। लेकिन जब आप रिटायर्ड होने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि लोग सोचते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद मैं अपना अच्छा घर बनाऊँ, बंगला बनाऊँ और सुकून से रहूँ। रिटायर्ड होने के बाद भी अपना पूरा समय आप समाज को दे रहे हैं। आपने यहाँ पे विहार बनाया, और यहाँ पे संस्कार केंद्र भी होते हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में श्रामदान शिविर भी चल रहा है, और निरंतर आप
के यहाँ पे मैं देखता हूँ कि करते रहते हैं आप। इंजीनियर महेंद्र बारसागड़े लाखांदुर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल भी चलाते हैं। इस स्कूल में सभी वर्ग के बच्चे आते हैं। खास बात यह है कि स्कूल में सबसे पहले पंचशील का पाठ पढ़ाया जाता है। मोदश भगवतो हरहतो सम्मा संबुदश्च। इस स्कूल के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं। आपने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल का भी निर्माण किया और आज लगभग 6ठी क्लास तक वो स्कूल आई है और जल्द ही वो 10वीं तक भी आएगी। और आज कई ओबीसी बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और आपके पास जो टीचर्स जिनसे भी हम मिले सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं और वहाँ पे आके वो परिपाठ देते हैं। परिपाठ में आप त्रिशरण पंचशील अष्टगाथा पारमिता 10 पारमिता बताते हैं, संविधान की बातें बताते हैं। तो ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल शुरू करने का और बच्चों के मन में संस्कार देने का कैसे क्या मन में आया? हाँ, तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल का एक कार्यक्रम था। जब उल्लासनगर में वो कार्यक्रम मैंने देखने के लिए गया, हाँ, तो उसकी जो मोटिव थी वो शुरू करने के बारे में उनकी जो संकल्पना थी वो मुझे पसंद आई। और जिन्होंने ये चालू किया वो PR ढाले सर, ढाले सर उसका नाम है, कि जो 24 साल की उम्र में जज बने। अच्छा, और 28 साल की उम्र में वो जज की नौकरी छोड़कर अच्छा, ये शिक्षा के आंदोलन में वो शामिल हुए और खुद ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल की महाराष्ट्र के अंदर स्थापना करके जो अपने बच्चे हैं उसको अकादमिक शिक्षा के साथ साथ में अपनी जो तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है वो शिक्षा का बल्कि वो संस्कार है कि जो परिवार में पहले मिलते थे अभी परिवार में नहीं मिलते हैं, समाज में नहीं मिलते हैं, तो वो स्कूल के माध्यम से वो बच्चों को देके वो बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति वहाँ वो बच्चों में डेवलप करके उनको समाज में एक आइडियल जो सोसाइटी थी वो बाबा साहब का जो सपना था आदर्श समाज निर्मिती आहे म्हणजे सपना आहे असं बाबासाहेब म्हटले होते। दीक्षा जे भाषण झालं राईट, 16 ऑक्टोबर 1956, तर तेव्हा त्या भाषणात ते बोलले होते। तर हे केवळ तथागताच्या विचाराने तथागताच्या शिक्षेच्या माध्यमातून ते शक्य आहे, दुसरा कोणत्याही माध्यमातून ते शक्य नाही आहे। आणि आताच्या अकादमिक एज्युकेशनमध्ये आताच्या प्रचलित शिक्षा पद्धतीमध्ये ते आपल्याला शक्य नाही। आणि म्हणून ही जी आपली शिक्षा पद्धती आहे ही जी बुद्धाची तथागताची विचारसरणी शिकवण धम्म के माध्यम धम्म बोले तो सीखो नहीं है, वो धम्म के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसका जो संस्कारक्षम मन है वो मन के ऊपर उनको ये स्थापित करना जैसा कि हम अपने परिपाठ में बच्चों को रोज़ पढ़ाते हैं कि पंचशील रोज़ पढ़ाते हैं। मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, ये सिंपल बात है। लेकिन जब वो बच्चा रोज़ ये जो ये शपथ लेता है सबके सामने, व्यक्तिगत शपथ लेता है, तो वो बड़ा बन के वो मुझे नहीं लगता किसी सील का वो भंग करेगा। वो सील के आधार के ऊपर ही उसका व्यक्तिगत जीवन आगे होगा, चाहे वो कौन से ही अपना जाति का रहे या कौन से ही समाज का रहे। हाँ, तो ऐसा समाज, आइडियल समाज जो सपना था हमारे बाबा साहब का, वो समाज के निर्मित है, उसके ऊपर काम करना ये स्कूल के माध्यम से पॉसिबल है, कम कर सकते हैं। ये लेके ये मन में एक उद्देश्य लेके वो स्कूल की स्थापना यही एरिया में जो मेरा जन्म गांव या जन्म तालुका था, यही एरिया में मैंने वो किया और अच्छा से सक्सेसफुली वो चल रहा है। वो लेकिन मैं आपके टीचर्स से मिला
तो मैंने देखा कि आपका स्कूल में जितना पैसा आता नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा होता है इस लेकिन फिर भी आप बहुत जिद से, बहुत समर्पण से, बहुत त्याग से उसको चला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि इतना पैसा खुद का खर्चा होने के बावजूद भी आपको लगता है कि बच्चों के ऊपर संस्कार जाने ही चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी आप इतना कर रहे हैं? सर जी, वो जो स्कूल है वो स्कूल के माध्यम से हम धम्म का बीजारोपण कर रहे हैं। हाँ हमारा जो माध्यम है वो बच्चे हैं, हाँ और वो बीजारोपण करने के लिए अगर अपना पूंजी जाता है तो अच्छे काम के लिए जाता है। हाँ दूसरी बात यह है कि ये देहात है, ग्रामीण एरिया इलाका है, हाँ यहाँ शेत मजदूर ज़्यादा है, बराबर है, शेतकरी लोग ज़्यादा है, किसान लोग ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ, तो किसान की हालत तो आपको मालूम ही है कैसी हाँ, रहती है। हाँ, वो कभी भी उनके पास पैसा नहीं रहता है। सही बात है। बड़े किसान रहेंगे 8-10 एकड़ वाले या उसके ऊपर वाले, उनके पास भी पूरे साल में पैसा नहीं रहता है। जब उसकी फसल आती है तब कुछ दिनों के लिए पैसा रहता है। खेत मजदूर के पास तो है ही नहीं है। तो मेरा मकसद था कि मेरे इलाके में जहाँ मेरा ये जन्म हुआ वो इलाके में जो गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, शेतकरी है, शेत मजदूर है, उनको कम फीस में, कम रुपये में, कम फीस में उनको CBSE का अंग्रेजी मीडियम का अच्छा शिक्षा मिले। ये मकसद से मैं यहाँ आया। वो जमीन भी मेरी थी वहाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं वहाँ लिया था। अच्छा मौके पर वो जमीन थी। हाँ, बिल्कुल रोड पे है। रोड पे है। और कुछ ये लेके पर्सनल लोन लेके मैंने वहाँ 5-6 खोली बनवा दिया और वहाँ वो स्कूल चालू कर दिया। बहुत ही अच्छा। तो ये स्कूल आपने शुरू किया, आपने कर्जा लिया, सब कुछ लिया और आज बच्चे संस्कारक्षम भी हो रहे हैं, बच्चों के अंदर काफी अच्छे संस्कार भी आ रहे हैं। और केवल SC बच्चे नहीं है, OBC है, माइनॉरिटीज है, अलग अलग तरह के बच्चे वहाँ पे हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव उनमें आपको नजर आता है इतने सालों में, जब आपने 6 साल से निरंतर शुरू है? पहले तो बात यह है कि पहले बाबा साहब आम्बेडकर का नाम कोई लेता नहीं था। OBC कास्ट में, OBC में बुद्ध का तो छोड़ ही दो, उसके बारे में लोगों के मन में घृणा थी एक प्रकार की। हाँ, तो ऐसा उनका बर्ताव था। अभी हम स्कूल के माध्यम से हमारी शुरुआत ही जय भीम और नमो बुद्धाय से होती है। जो कोई हमारे संपर्क में आता है, स्कूल में आता है, या हम उन दूसरों के संपर्क में जाते हैं, या स्कूल का स्टाफ जब पहली बार एक दूसरे को मिलता है तो एक दूसरे को अभिवादन जय भीम और नमो बुद्धाय से ही करता है। सम्मा संबुद्धश्च मोदश्च भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धश्च धम्मचरणं गच्छामि। ये जो बदलाव है, ये बदलाव उनके पास गया, धीरे धीरे उनके पास गया। और जय भीम का मतलब क्या होता है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, ये तमन्ना जागृत उनके मन में हो गई है। जो OBC के जो टीचर्स थे, हमारे टीचर्स थे, वो पालक थे, बच्चों के पालक थे, तो उनके मन में निर्माण हो गए। उसके लिए मैं कुछ वर्कशॉप भी लिया स्कूल में। अच्छा, वर्कशॉप भी लिया मैं। जो सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को छुट्टी रहती थी, तब मैं वर्कशॉप लेता था वहाँ। और वो वर्कशॉप पालक के लिए और पूरा स्टाफ के लिए वो ओपन था। और उसमें जो ये लैंग्वेज के माध्यम से जो गलत फहमियाँ फैल गई थी, देव के बारे में, धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, ये वो जो गलत फहमियाँ थी, आपने उनको दूर किया। वो दूर किया मैंने। अच्छा। सवाल जवाब के माध्यम से। और वो लोग कन्विंस हो गए, उसको पढ़ गए, उसके समझ में आ गया ये आम्बेडकर क्या चीज़ है, बुद्ध क्या चीज़ है। और वो नथिंग बट डेवलपमेंट का एक साधन है, माध्यम है। बिल्कुल। आदमी का जो कल्याण है, आदमी का जो मंगल है, वो ये 2 महापुरुषों के विचारों के माध्यम से ही पॉसिबल है। दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ये उनके समझ में आए और वो अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है।
कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम लेते हैं, उनसे उनकी प्रगति कैसी होगी इन पे हम ध्यान देते हैं। मतलब हम पढ़ाते भी है और उनका मतलब सांस्कृतिक प्रगति कैसी हो इन पर भी ध्यान देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अलग क्लास म्हणजे अलग स्कूलों से डिफरेंट है, अलग दूसरे स्कूलों में अलग पढ़ाया जाता है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार दिए जाते हैं वो हमारे स्कूल में अलग दिए जाते हैं। जैसे खोटे न बोलने, हम यहाँ से ही पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छे से बोलते भी है और वो वैसे वर्तन करने के लिए वो तैयार भी होते हैं और वो वैसे करते भी है। हमारा टीचर स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारा स्कूल और मेन हमारे स्कूल के संचालक महेंद्र जी बारसागड़े सर, इनसे हमें भी और हमारे बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे कि हम ओबीसी समाज से है तो वो हमको वैसे मतलब अलग, हमको कोई भी अलग मतलब फील ही नहीं होता कि हम अलग कास्ट से है। मराठी में सभी बच्चे मतलब अच्छे हैं पढ़ाई के मामले में। मराठी उनको जल्दी समझ में आता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही इस साइड की मराठी है, तो वो जल्दी समझ में आता है उनको। ये स्कूल मतलब सब स्कूल से अलग ही है क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर इस स्कूल में मतलब दिखाई देता है ज़्यादा, और उस हिसाब से मतलब अच्छे ये बाकी स्कूल में जो शिक्षा मिलती है शुरू से वो अलग मिलती है, और इस स्कूल में मतलब सबसे डिफरेंट रहता है। यहाँ पे उन्होंने जी स्कूल खोली हुई है तो उनका जो उद्देश्य है कि यहाँ पे जो धम्म का मार्ग है वो उनको उस बच्चों पर जब वो बच्चे उनके राह पर चलना चाहिए। और यहाँ पे जो ये जो स्कूल है ये एक स्कूल नहीं है, ये तो एक धम्म संस्कार और उसकी सामाजिक क्रांति कैसी होगी यहाँ पे उसने ये निर्धार किया है और यहाँ पे ये ब्रांच खोली है। उसका ये बड़ा ही योगदान है ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल खोलने में, और उसने बहुत ही परिश्रम किया है। इन्होंने बड़े मेहनत से यहाँ पे स्कूल खोली है और उसकी जो प्रेरणा है ये हमको सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्कूल है ये बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ यही स्कूल में जब हमारे स्कूल में जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो ये जो हमारा जो परिपाठ है ये परिपाठ हमें वंदना से शुरू करते हैं, और वंदना होने के बाद हमारा जो परिपाठ है ये आधा घंटा चलता है। आधा वंदना होने के बाद हम यहाँ पे आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और 22 प्रतिज्ञा लेते हैं। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम संविधान यहाँ पे जो बोले जाते हैं ये वो हमारे परिपाठ में अवश्य आते हैं। यहाँ पे दो भीम गीत पर भी होते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा जो परिपाठ है ये बहुत ही अच्छा है और बाकी स्कूल में वो परिपाठ नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल की ये खास विविधता है कि हम यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पे परिपाठ लेते हैं। और जब हमारे क्लास होते हैं तो हम सीबीएसई पैटर्न के अनुसार यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम सीबीएसई पैटर्न और धम्म संस्कार यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम स्कूल में अपना परिपाठ और ये जो संस्कार उनके बीच में रोपण करते हैं तो उसको बहुत ही बड़ा उसको परिवर्तन होता है। उनको यहाँ पे जो हमारे 10 पारमिता हैं वहाँ पे वो आत्मसात करते हैं और उनके जैसे बनने का वर्ताव वो करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा पूरा नाम जितिका सुधाकर बोरकर है। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। स्कूल में पंचशील, 22 प्रतिज्ञा, 10 पारमिता ये बताए जाते हैं, इसलिए मैं स्कूल में आती हूँ। स्कूल में भेजना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बाकी स्कूलों में सरस्वती होती है, सरस्वती की पूजा होती है, स्कूल में नहीं होती है। स्कूल में समाज सुधार की जयंती, महापरिनिर्वाण ऐसे प्रोग्राम होते हैं। झूठ नहीं बोलता और दूसरों को भी समझाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्कूल में भेजना चाहिए क्योंकि यहाँ एजुकेशन ही नहीं देते हैं और तथागत गौतम बुद्ध का धम्म भी सिखाया जाता है यहाँ, इसीलिए स्कूल में भेजना चाहिए बाकी पेरेंट्स को भी। नहीं, मैं देख रहा था कि सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे स्टॉप जय भीम नवोदय से शुरुआत करते हैं और वो समझ गए कि ये महापुरुषों का हमारे जीवन में कितना योगदान है। आप साथ साथ में शामदरी शिविर भी चलाते हैं, विहार के माध्यम से काफ़ी संस्कार क्षम कार्यक्रम भी चलाते हैं।
तो इस माध्यम से क्या बदलाव अब अभी इतने सालों से आप कर रहे हैं तो देखते हैं समाज के अंदर? तो अब आपको सभी को मालूम होगा, बाबा साहब ने बुद्धयानी धम्म लिखा अपने लाइफ के आखिरी अक्षरों में लिया, और बहुत सी बातें वहाँ बुद्ध के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, धम्म के बारे में लिखी। और उसके प्रस्तावना जो लिखा वहाँ का प्रस्तावना, वो प्रस्तावना में लिखा कि ये जो बुद्ध एंड हिज धम्म है, ये जो किताब है, वो किताब दोनों किताब मिलकर उनके साथ साथ में पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो पहला किताब है द रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति, और दूसरा किताब है बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। ये तीनों किताबें मिलकर पढ़ के उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लोगों ने चिंतन करना चाहिए। और जो बेसिक जो बाबा साहब का आंदोलन है वो क्या है वो समझ में आता है। सही बात है। ये पढ़ने के बाद समझ में आता है। जब ये नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है। अभी लोग जयंती कर रहे हैं, डीजे लगाते हैं, धूमधाम मनाते हैं, जेवणावड़ी करते हैं, वर्गनी करते हैं, और 2 दिन त्यौहार मनाते हैं। ये आम्बेडकरी आंदोलन थोड़ी है। ये आम्बेडकरी आंदोलन नहीं है। वो आम्बेडकरी आंदोलन का एक विपर्यास है, विरुद्ध बाजू है। आम्बेडकरी आंदोलन है कि जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो सिस्टम को काउंटर करके जो श्रमण संस्कृति है, समन संस्कृति है, वो उसको बढ़ावा देना, वो बढ़ावा देना, उसको ऊपर लाना। तो उसको ऊपर कैसा लाएंगे? ब्राह्मणिकल सिस्टम को खाल नीचे कैसा करेंगे? अभी तो ऐसा ये है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये समन सिस्टम है, तो इसको ऊपर लाना है, तभी ये नीचे जाएगी ना। सही बात है। ये नीचे जाएगा, तब तक वो नीचे नहीं जा सकते हैं। और समान संस्कृति के बारे में बहुत अज्ञान है। अपने आंदोलन का जो लोग है, चलाने वाले जो लोग है, कार्यकर्ता है, उसके बारे में बहुत अज्ञान है। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो धम्म है वो शिक्षा है और ट्रेनिंग है। तो शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वजों में जो काम करते थे कार्यकर्ता लोगों ने, कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया शिक्षा देने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल, तो वो सिस्टम इस माध्यम से खड़ा हो रहा है। हाँ, तो सिस्टम खड़ा करने के लिए ये जो छोटे बच्चे के लिए जो शिविर चल रहा है, वो उसमें रुचि वो उनको पैदा हो जाए, उनमें लोगों में रुचि पैदा हो जाए। बिल्कुल, वो माध्यम से लोग वहाँ आके दान करें। बिल्कुल, अपने भिक्षु संघ को दान करें, उनको उनका जो स्वास्थ्य का या उनका और सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में ख्याल करें। तो ये माध्यम से लोगों में जागृति, धम्म के बारे में, समन संस्कृति के बारे में जागृति करने के लिए, और बच्चों में समन संस्कृति के बारे में, धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में जागृति करने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे प्रकार के जो शिविर है, श्रामणेर बोलते हैं, श्रामणेर शिविर है, वो बच्चों के लिए आयोजित किया जाए। और वो काम वो किया जाए। मैं खुद कर रहा हूँ ये, लोगों को नहीं बता रहा हूँ ये भाषण से कि आप ये करो, मैं खुद कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो एक्टिविज्म है कि ये आचरण में धम्म को सर जीते हैं और पूरे जीवन में धम्म को आचरण किया है, बाबा साहब के विचारों को आचरण किया है, खुशीशील आचरण किया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोला है कि ऐसा करना है वैसा करना है, करके दिखाया है। चाहे वो वहाँ का बुद्ध विहार, मैत्री बुद्ध विहार उल्लासनगर का, चाहे अपने माँ के गहने अम्बेडकर मिशन नांदेड़ को दान देने की बात हो, या चाहे अपने शादी का सारा खर्चा बचा के वो विहार को दान देने की बात हो, या फिर बाबा साहब के स्टैचू के लिए यहाँ पैसा भेजना हो, या फिर ये पूरा विहार बनाने में पूरा जो भी अपना रिटायरमेंट का पैसा था वो पैसा पूरा लगाने की बात हो, या फिर शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से सर ने लोगों के मन में आचरण कैसे करने का, बुद्ध का धम्म कैसे आचरण करने से हम लोग अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, ये बातें बताने की कोशिश की है। और एक आदर्शवत उदाहरण हमारे सामने है। हमारे वर्तमान समय के एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट ऐसा शख्स है कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक आदर्श बना के दिया है, पूरे जीवन को एक उच्च आदर्श के साथ स्थापित किया है। पूरे जीवन में उन्होंने हमेशा दान देने की वृत्ति रखी है, दान दिया है, और ये एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने आदर्श है। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातें की और मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, लोगों में बदलाव ज़रूर आएगा। मैं अंतिमतः आपसे टिप्पणी चाहूँगा कि आप लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपका
जीवनी संदेश है, आपने जीवन में बाबा साहब बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया, केवल पहुंचाया नहीं बल्कि आचरण खुद करके लोगों को करने के लिए बाध्य भी किया है। संदेश मेरा यही रहेगा लोगों के लिए कि हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तथागत के फॉलोअर हैं, और बाबा साहब ने अंगुली निर्देश करके ऐसा बताया है कि ये जो रास्ता है, धम्म का ये मार्ग है, ये तुम्हारा कल्याण का मार्ग है, सही बात। तुम्हारा दुख मुक्ति का मार्ग है, तुम्हारा मंगल का मार्ग है। तो ये मार्ग के ऊपर आप चले, ये मार्ग के ऊपर चले बोले तो धम्म का आचरण करें। तो ये धम्म का आचरण करने के लिए, वो सिस्टम खड़ी करने के लिए क्या बोलते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण। जैसा 10 दिन के लिए अपन यहाँ ये करते हैं, आयोजित करते हैं, कैंप जैसा अपन करते हैं, तो वो 10 दिन के लिए नहीं, वो पूरा साल के लिए निरंतर चले, निरंतर के लिए वो सिस्टम वन खड़ी करें। और वो सिस्टम खड़ी करने के लिए पूरा बाबा साहब बोलते हैं जी जान एक कर दो, बिल्कुल जी जान एक कर दो, जी जान एक कर दो बोलते किसी हैं। चीज की परवाह मत करो। हाँ, अगर वो आपने नहीं किया तो प्रतिक्रांति फिर से फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। बिल्कुल। और वैसे ही अपने पिछले 1-2 पीढ़ी ने या बाबा साहब जाने के बाद जो लोगों ने जो करना चाहिए वो किया नहीं, उसका नतीजा ये अपन 2014 से फिर से प्रतिक्रांति आ गई है। अभी सभी शिक्षा के दरवाजे, नौकरी के दरवाजे, पूरे आर्थिक जो प्रगति के जो द्वार थे वो पूरे बंद हो गए हैं। तो ये जो अभी सिचुएशन निर्माण हो गई है, इसका जब अपन सोचते हैं तो हमारे आगे के जो पूर्व के जो लाभार्थी है, बाबा साहब के आंदोलन के माध्यम से जो लाभ लेके जो लाभार्थी बन गए थे, उन्होंने इसके ऊपर सिस्टम बनाने के बारे में कोई ये ज़्यादातर काम नहीं किया। और अभी इसका नतीजा अपन देख रहे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसके ऊपर एक ही रास्ता है कि धम्म का पूरेपूर आचरण करे हर एक व्यक्ति, बाबा साहब को मानने वाला, तथागत बुद्ध को मानने वाला, अपना मन शुद्ध करे और शुद्ध मन से वो धम्म का आचरण करे। दानशील भावना अपने आप आ जाएगी। और जो आदर्श समाज है, वो बाबा साहब का जो सपना था, वो सपना एक जो अपना है, जो बुद्धिस्ट समाज बोलते हैं ना, बाबा साहब को मानने वाला। बहुजन समाज की अभी संकल्पना थोड़ा बाजू में रख दो। लेकिन जो बुद्धिस्ट समाज है, जो बाबा साहब का डायरेक्ट फॉलोअर है, तो कम से कम उन्होंने वो आचरण करके, धम्म का आचरण करके 100% पूरा आचरण करके, दानशील भावना से आचरण करके, अगर अभी भी उसके ऊपर काम किया तो ये सिस्टम खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। तो जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, तो जो बाबा साहब के बाद में लाभार्थी हैं, जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लेके या फिर बाबा साहब ने जो सहूलतें दी, जो उनके कारण जो हमें प्राप्त हुआ, उसके कारण जो लोग उन्नत हुए, जिनकी आर्थिक प्रगति हुई, उन्होंने समाज के लिए पेबैक सोसाइटी करना चाहिए। इस तरह के जो कार्य सर ने किए हैं, इस तरह के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए। सर की बात थी कि निरंतर हमारे कार्य चलते रहे, इसका सिस्टम बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़रूर हम लोग एक अलग मोड़ पे हो गए, लेकिन हम एक सकारात्मक दिशा से देखते हैं कि आपका जो कार्य है, इस कार्य से और लोग जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में ये जो दिशा है आपने जो दिखाई है, इस मार्ग पर चलेंगे और समाज को उन्नत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।